हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चल रही है, जिसमें हम पुष्पीय पाठकों में लैंगिक जनन नाम के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारा क्लास 12 का ये चैप्टर है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 की बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों पेज नंबर 3 की बात करेंगे और जानेंगे कि पेज नंबर 3 पर आपको किस संरचना के बारे में दे रखा है और वह संरचना क्या होती है। तो बच्चों, चैप्टर है हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन इंग्लिश में बच्चों से कहते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों, इसमें आज हम बात करते हैं पेज नंबर 3 की। पेज नंबर 3 की और देखते हैं कि पेज नंबर 3 पर एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। तो बच्चों, एनसीईआरटी ने पेज नंबर 3 पर जो है पुंकेसर की संरचना के बारे में दे रखा है। पुंकेसर की संरचना के बारे में दे रखा है बच्चों। पुंकेसर की संरचना के बारे में दे रखा है, जिसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं स्टेमन। स्टेमन की संरचना के बारे में बच्चों दे रखा है। तो देखते हैं बच्चों स्टेमन की संरचना क्या होती है। इस प्रकार से कुछ बच्चों दे रखा है। इनको हम बोलते हैं बच्चों परागकोश। 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 और बच्चों, ये जो होती है तुम्हारी, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, यानी तंतु। तंतु। और इसको हम बोलते हैं बच्चों पुष्पाशय। पुष्पाशय या पुष्पदल। ये होती है बच्चों आपकी पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर की संरचना। इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं क्योलन सैक। इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। और पुंकेसर बच्चों इंग्लिश में कहते हैं पुंकेसर यानी स्टेमिन। तो बच्चों, पुंकेसर की संरचना तो होती है, इसमें एक परागकोश होता है, ये द्विपालित होता है, और एक फिलामेंट होता है तथा एक पुष्पाशय या पुष्पदल होता है। तो बच्चों, इसमें कुछ बात लिखी है जो कि हम देखते हैं कि तंतु का जो इस फिलामेंट का जो समीपस्थ पार्ट होता है, यानी तंतु का तंतु का समीपस्थ छोर। समीपस्थ छोर। समीपस्थ छोर पुष्पाशय। पुष्पाशय या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुष्पदल से जुड़ा होता है। तो बच्चों, तंतु का जो समीपस्थ छोर होता है वह पुष्पाशय या पुष्पदल से जुड़ा होता है। ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और बच्चों, जो पुंकेसर की संख्या होती है, बच्चों पुंकेसर की संख्या तथा संरचना प्रत्येक प्रकार के पुष्पों में प्रत्येक प्रकार के पुष्पों में अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। तो बच्चों, ये थी तुम्हारी पुंकेसर की संरचना। और जो तंतु का समीपस्थ होता है वो पुष्पाशय से जुड़ा होता है, तथा पुंकेसर की संख्या जो संरचना जो होती है वो प्रत्येक पादपों के पुष्पों में अलग अलग होती है। यानी हम कह सकते हैं यदि आप 10 पुष्पों को लेंगे
और उनमें अगर पुंकेसर की संख्या देखेंगे और पुंकेसर की संरचना को देखेंगे तो आपको जो है बदलाव दिखाई देगा। ये था बच्चों आपका पेज नंबर 3 पर। आगे बच्चों आपका पेज नंबर 3 पर एक दे रखा है कि परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना। तो बच्चों ये होता है हमारा परागकोश, इतना होता है हमारा परागकोश। तो बच्चों परागकोश जो होता है तुम्हारा ये होता है द्विपालित, यानी इसमें दो पालियां होती है, द्विपालित होता है। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों से बाइलोम, बाइलोम। और बच्चों ये जो अनुलंब खांच होती है, ये क्या बोलते हैं इसको बच्चों, अनुलंब खांच। अनुलंब खांच, अनुलंब खांच जो होती है बच्चों, यह दोनों परागकोशों को अलग अलग करती है, परागकोशों को अलग अलग करती है, अलग अलग करती है। ये जो बच्चों अनुलंब खांच होती है ये दोनों परागकोशों को क्या करती है, अलग अलग करती है। और यदि बच्चों परागकोश का अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, अनुप्रस्थ काट को देखते हैं बच्चों, तो ये परागकोश जो होता है एक चतुष्कोणीय संरचना के रूप में दिखाई देता है, चतुष्कोणीय संरचना के रूप में दिखाई देता है। बच्चों ये परागकोश जो होता है एक चतुष्कोणीय संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसके चारों कोनों पर, जिसके बच्चों चारों कोनों पर, चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी लगी होती है, लघु बीजाणुधानी लगी होती है। तो बच्चों अगर हम परागकोश के ट्रांसफर सेक्शन को काटते हैं यानी अनुप्रस्थ काट को काटते हैं तो इसकी संरचना जो होती है बच्चों चतुष्कोणीय होती है। आगे हम बात करते हैं उसकी संरचना किस प्रकार से है। और इसके चारों कोनों पर बच्चों लघु बीजाणुधानी होती है। और बच्चों ये लघु बीजाणुधानी जो होती है इनके अंदर होते हैं बच्चों पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन यानी बच्चों परागकण, इनके अंदर होते बच्चों परागकण, पोलन ग्रेन। ये का बच्चों आपकी पेज नंबर 3 पर परागकोश की संरचना जो कि बाइलोट होता है, अनुलंब घास जो होती है परागकोश को अलग अलग करती है। और बच्चों इनका अंतस्थ काट को काटते हैं हम तो यह एक चतुष्कोणीय संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसके चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है और जिनमें पोलर ग्रेन यानी परागकण होते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों की लघु बीजाणुधानी होती क्या है। तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं कि लघु बीजाणुधानी क्या होती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो बच्चों ये लघु बीजाणुधानी जो होती है इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एंथर, एंथर। तो ये लघु बीजाणुधानी जो होती है बच्चों, अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट को काटते हैं, अगर हम बच्चों इसके अनुप्रस्थ काट को काटते हैं, अनुप्रस्थ काट को काटते हैं बच्चों, अनुप्रस्थ काट होती है जैसे एक गोलाकार संरचना है। हाँ बच्चों ये कैसी संरचना होती है, गोलाकार होती है। ये कैसी होती है बच्चों, गोलाकार संरचना होती है। तो बच्चों अगर ये गोलाकार संरचना है कोई, अगर हम इसको जो है इस तरह से काट दें, इसको हम बोलते हैं बच्चों अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, अनुप्रस्थ काट। अब इसके अंदर जो संरचना दिखाई देगी हमको उसको हम क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ काट के अंदर की जो संरचना है। तो इसी प्रकार से बच्चों ये लघु बीजाणुधानी जो होती है आपकी ये होती है गोलाकार। अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट को काटते हैं तो हमें यह 4 परतों के रूप में दिखाई देता है। तो बच्चों हमें यह 4 परतों के रूप में दिखाई देता है। बच्चों पहली परत होती है इसकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरी होती है बच्चों इसकी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। तीसरी होती है बच्चों इसकी परत मिडिल लेयर,
मिडिल लेयर, और चौथी होती है बच्चों टेपिटम। टेपिटम। तो बच्चों अगर हम लघु बीजाणु ध्वनि के ट्रांसफर सेक्शन को काटते हैं तो यह चार परतों में बट जाता है। पहले होती है बच्चों इसकी एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोथेलियम, तीसरी होती है मिडिल लेयर, और चौथी होती है बच्चों इसकी टेपिटम। तो बच्चों ये जो ऊपर वाली तीनों परतें होती हैं, ये जो है परागकणों की परागकणों की सुरक्षा में कार्य करती है। परागकणों की सुरक्षा में कार्य करती है तथा तथा लघु बीजाणु ध्वनि के तथा लघु बीजाणु ध्वनि के स्फुटन से स्फुटन से परागकणों को परागकणों को मुक्त करती है। मुक्त करती है। परागकणों को मुक्त करती है। तो बच्चों ये आप ऊपर वाले जो तीन पार्ट होती है उनका कार्य होता है कि परागकणों को सुरक्षा देना और लघु बीजाणु ध्वनि के स्फुटन से परागकणों को मुक्त करना। तो बच्चों ये काम होता है इसका इन तीनों परतों का। आगे हम देखते हैं बच्चों की चौथी परत होती है, इसका क्या काम होता है। ये जो आपकी चौथी परत होती है जिसका नाम है टेपिटम, उसको हम देखते हैं कि इसका क्या काम होता है। टेपिटम। तो बच्चों टेपिटम जो होती है यह इसका काम होता है बच्चों विकासशील परागकणों को विकासशील परागकणों को सुरक्षा देना। विकासशील परागकणों को इसका नाम क्या है, सुरक्षा देना। और इसमें बच्चों अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है। अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है। और बच्चों एक से अधिक केंद्रक होते हैं। एक से अधिक केंद्रक होते हैं। केंद्रक होते हैं। तो बच्चों ये है तुम्हारा टेपिटम, जिसका काम होता है विकासशील परागकणों को सुरक्षा देना। अधिक मात्रा में इसमें कोशिका द्रव्य होता है और इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं अब कि पेज नंबर 3 पर और क्या क्या दे रखा है। तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं पेज नंबर 4 की, कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पर हमें क्या क्या दे रखा है। पेज नंबर 4 पर दे रखे हैं बच्चों कि जो हमारी लघु बीजाणु ध्वनि जो होती है उसके सेंटर में, लघु बीजाणु ध्वनि के केंद्र में एक समान कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। बच्चों लघु बीजाणु ध्वनि के सेंटर में यानी केंद्र में एक समान कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको हम बच्चों बोलते हैं बीजाणु जनन ऊतक। इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यू। तो बच्चों लघु बीजाणु ध्वनि के केंद्र में एक समान कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। एक समान कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे बच्चों बीजाणु जनन ऊतक इंग्लिश में कहते हैं बच्चों से स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं बच्चों। ये संरचना जो होती है आपकी बीजाणु जनन ऊतक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। और इसी संरचना के बाद आपको हम परागकण बनाकर दिखाएंगे कि इसी संरचना में से परागकण कैसे बनते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं हम कि लघु बीजाणु यानी परागकणों का निर्माण कैसे होता है, जिसको हम कहते हैं बच्चों लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। तो बच्चों अभी हमने जो पढ़ा था स्पोरोजीनस टिश्यू यानी बीजाणु जनन ऊतक, उसकी जो प्रत्येक कोशिका होती है
कह सकते हैं बच्चों हम स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका प्रत्येक कोशिका प्रत्येक कोशिका पराग माता कोशिका के रूप में कार्य करती है। पराग माता कोशिका के रूप में कार्य करती है। तो बच्चों जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है उसकी प्रत्येक कोशिका पराग माता कोशिका के रूप में कार्य करती है। और बच्चों ये पराग माता कोशिका जो होती है हमारी, ये होती है एक द्विगुणित कोशिका यानी 2N कोशिका। अब बच्चों ये जो पीएमसी है जिसको हमने बोला अभी पराग माता कोशिका यानी पोलर मदर सेल, यह बच्चों होती है अभी 2N। इसमें होता है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन, या कह सकते हैं बच्चों इसमें सबसे पहले होता है समसूत्री विभाजन जिससे बनता है बच्चों N और N कोशिकाएं बनती हैं। और इनमें होता है बच्चों फिर अर्धसूत्री विभाजन। तो बच्चों हमें 4 कोशिकाएं बनती हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों ये 4 होते हैं, ये क्या बोलते हैं, इनको हम लघु बीजाणुधानी या परागकण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? लघु बीजाणुधानी या परागकण कहते हैं। तो बच्चों जो पराग माता कोशिका होती है उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 कोशिका बनती है। फिर इनमें क्या होता है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुधानी परागकणों का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु होते हैं यह एक चतुष्ट यानी टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु या कह सकते हैं बच्चों इनको परागकण यह एक टेट्राड यानी चतुष्ट के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और बच्चों जब ये लघु बीजाणु जो है लघु बीजाणुधानी से अलग हो जाते हैं तो ये सेपरेट क्या बन जाते हैं, आपके परागकण बन जाते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि लघु बीजाणुधारण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।